नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडजेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, हमने सीआरपीसी शुरू की हुई है और उसी में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें जो हमने चैप्टर 12 डिस्कस किया था उसके 2 टॉपिक, जिसमें हमने एफआईआर के बारे में जाना था कि एफआईआर कैसे दर्ज होती है और कौन से सेक्शन में उसकी जो प्रोसीजर है वो कैसे कैसे इंक्वायरी उसमें एफआईआर में होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पावर्स पुलिस को क्या है, मजिस्ट्रेट को क्या पावर है, वो सब हमने जाना था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले तो वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेन और प्री में बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि सेक्शन जो 156, 157 जो है, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रोसीजर और पुलिस ऑफिसर्स की पावर है और इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, जो सब उसी के अंदर है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कब पुलिस ऑफिसर्स किसी विटनेस को एविडेंस के लिए सम्मन कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। 160 में उसके 162 में उसके बयान है जो उसमें सिग्नेचर नहीं है, तो उसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है ये। उसके बाद हम जानेंगे कि 172 जो पुलिस डायरी है वो किस प्रकार से काम करती है, क्या वह भी एविडेंस के तौर पर यूज़ की जा सकती है या नहीं, अगर की जा सकती है तो कब, पुलिस रिपोर्ट क्या है, कब सबमिट की जाती है, और पुलिस रिपोर्ट के अंदर हम जानेंगे कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या री इन्वेस्टिगेशन का भी कोई प्रोसीजर हमारी सीआरपीसी में दिया हुआ है या नहीं। उसके बाद हम जानेंगे कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट हुआ है जो कि किसी डेथ पर्सन जो कि सस्पिशियस कंडीशन में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए एक डेथ रिपोर्ट, सुसाइड रिपोर्ट जो बनती है, सुसाइड रिपोर्ट जिसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, वो उसमें किस किस की पावर है, उसमें इंक्वायरी करने की, कौन वह तैयार करता है, इन सभी की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि पहले जो उसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड एविडेंट्री वैल्यू ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। 174, 175, 176 सीआरपीसी के अंदर इसके सारे का सारा प्रोसीजर और ये कब तैयार की जाती है, किसकी पावर्स हैं, उसमें दी हुई है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैन एन एक्यूज्ड मूव एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, कब दे सकता है और उसका प्रोसीजर, वो सब 164 में है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायरी, इन्वेस्टिगेशन डायरी, क्या उसकी एविडेंट्री वैल्यू है, कब उसे एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सब सभी के सभी 172 में है, उसमें कंडीशंस सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद डिस्कस द एविडेंट्री वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में जो 160 में नोटिस दे के किसी को, विटनेस को जो अकाउंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केसेस है उसको बुलाया जाता है, तो 161 में उसके बयान लिखे जाते हैं। 160 में उसे बुलाया जाता है, 161 में उसके बयान लिखे जाते हैं। एडमिशन बाय द विटनेस दैट what is stated in a previous statement recorded under section 164 CRPC is true would not have the effect of making the entire statement admissible explain। इसके अंदर भी हम 164 के जो बयान है उसकी कंडीशन जानेंगे कब उसको एज ए एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है, और एविडेंस एक्ट में और प्रीवियस स्टेटमेंट उसको हम जोड़कर इसके बारे में हम जानेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए स्टेटमेंट 164 CRPC कोड ऑफ प्रोसीजर एंड देयर एडमिसिबिलिटी एंड वैल्यू। Explain the terms inquiry and investigation and differences between. Can the police force any person to make a statement regarding the crime under the investigation is make the statement bound to sign the statement recorded by the police? क्या पुलिस किसी पर्सन को फोर्सली बाउंड कर सकती है कि वह अपने स्टेटमेंट दे और उस पर साइन करे? Can the recorded statement to be taken by the ट्रायल स्टेज एज सच 161 सीआरपीसी भी कब उसको लिया जा सकता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 156 और 200 सीआरपीसी। सेक्शन 156 और 200 सीआरपीसी में, 156 और 200 सीआरपीसी में सिर्फ यही डिफरेंस है मेन कि जो 156 सीआरपीसी है उसके अंदर जो कंप्लेंट है उसके बयान लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 200 सीआरपी 156 में तो बयान लेते नहीं है, डायरेक्ट 156(3) में मजिस्ट्रेट जो है उसमें कंप्लेंट एफआईआर के लिए दर्ज करने के लिए भेज देता है, जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और पुलिस वालों को कोई इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की मिलती है तो उसके रिगार्डिंग वो उसी तरह से प्रोसीजर अपना अडॉप्ट कर लेते हैं
जबकि 200 में यह कंप्लेंट सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास लगाई जाती है और इसमें कंप्लेंट की एविडेंस के बाद ही कोग्निजेंस लिया जाता है। किसी किसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि वह 200 में कंप्लेंट की एविडेंस ले, लेकिन वैसे तो मैक्सिमम केसों में 200 जो सेक्शन सीआरपीसी का है उसमें कंप्लेंट की एविडेंस ली जाती है, जिसको हम प्राइवेट एज ए प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे हम कह सकते हैं। कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज इज एडमिशेबल इन एविडेंस डिस्कस द स्टेटमेंट द डिटेल गिवन एक्सप्लेनेशन। तो कन्फेशन 164 में स्टेटमेंट है, उसकी सारी कंडीशंस है वो इसमें हम लिखेंगे। हाउ कैन इन्वेस्टिगेशन कोग्निजेबल ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन कोग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस पावर जो 156 में दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो 157 सीआरपीसी में दिया गया है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कैन बी पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन डिफरेंट ऑर्डर्स, डिस्कस द डिफरेंट ऑर्डर दैट कैन बी पास बाय द 167 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। और डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोसीजर भी इसी के अंदर है कि अगर कोई किसी केस में डिफ़ॉल्ट बेल मतलब चालान या कोग्निजेंस नहीं लिया जाता है विद इन लिमिट्स जो इसके अंदर दी गई हैं 60 दिन और 90 दिन, तो किसी भी व्यक्ति को राइट ऑफ बेल है। वट आर द प्रोविजंस अंडर सीआरपीसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वट इज़ द कंप्लीट विद इन 24 आवर। अगर प्रोविज़न अंडर सीआरपी इन्वेस्टिगेशन की है, अगर वह कंप्लीट 24 आवर्स के अंदर नहीं होती तो फिर क्या प्रोसीजर है, इन सभी चीज़ों के हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट केस लास इसके रिगार्डिंग जो नंदिनी सतपथे वर्सेस पीएल दानी केस है 1978 का सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर 161 सीआरपीसी का दो पार्ट है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखी जाती है और स्कोप ऑफ आर्टिकल है जिसके अंदर आर्टिकल 20 का 3 पार्ट जो कि उसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है वो उसमें ओवररूल्ड है, क्योंकि 162 में जो किसी भी विटनेस को अगर कोई विटनेस उसको एक्यूज साबित करे ऐसी कोई स्टेटमेंट वह देने के लिए बाउंड नहीं है। 161 सीआरपीसी के जो पार्ट 2 है उसमें स्टेट ऑफ एनएसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रविकांत शर्मा, एक सुनीता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड शामशुल कंवर केस, इन सभी के अंदर 161 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। काथू गोला वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, इसके अंदर 164 सीआरपीसी कंडीशंस लिखी गई हैं। तुलाराम एडर वर्सेस किशोर सिंह, इसके अंदर 156(3) और सेक्शन 200 के जो डिफरेंस है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम पढ़ लेते हैं अब कि 156 में जो कोग्निजेबल पुलिस की पावर है कोग्निजेबल केस में किस तरह से होती है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट इन एनी कोग्निजेबल केस विच इज़ कोर्ट हैविंग जुडिक्शन ओवर द लोकल area within this limit on such station would have power to inquire into and tried under the provisions। मतलब कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस अगर उसे मिलता है तो उसको विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है और किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। नंबर 2, नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड एज ए क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन विच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर द सेक्शन इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी प्रोसीडिंग अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसकी मिलती है जबकि वो पुलिस ऑफिसर उसके लिए उसको पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि वह गलत है या नहीं है। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। 156(3) में मजिस्ट्रेट एफआईआर के लिए उसको भेज सकता है और वो प्रोसीजर 190 में दिया गया है कि कब भेज सकता है। जब तो एक तो पुलिस रिपोर्ट पे देखने के बाद उसे 153 में भेज सकता है, किसी की प्राइवेट कंप्लेंट उसे पास मिलती है तो मजिस्ट्रेट उसे भेज सकता है, या किसी भी अपने सोर्स से अगर उसे कोई ऐसा लगता है कि कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें 156(3) में वो डायरेक्ट पुलिस के पास एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट उसे भेज सकता है। उसके बाद है कि प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 56 में पावर्स आने के बाद उसके प्रोसीजर क्या है उसको इन्वेस्टिगेशन करने का, इसमें 157 में वो दिया गया है। क्या दिया गया है? नंबर 1, इफ़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव एंड अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज एज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट ही सेल्फ फोर्थविथ सेंड टू द रिपोर्ट टू द सेम टू ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक ए कोग्निजेंस ऑफ द सच ऑफेंस अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो 156 की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका कोग्निजेंस ले लिया है वो मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। शैल प्रोसीड इन पर्सन
or shall depute a subordinate officers not being below the rank as a state government। अगर किसी केस में स्टेट गवर्नमेंट ने किसी इंक्वायरी के लिए किसी स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की रैंक की वो प्रोसीजर बनाया हुआ है, जैसे कि हम ST एक्ट में है जिसमें इन्वेस्टिगेशन एक DSP ही करता है, DSP रैंक का, तो इस तरीके से उसको ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो। प्रोवाइडेड दैट when a information as to commission of any offence such as a given against any person name and cause not to be serious nature the officer in charge of police station need not proceed in person। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई उसे लगता है कि इसमें कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो तो किसी और को अपॉइंट कर सकता है। इफ़ इट अपीयर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड टू एंटरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट इन्वेस्टिगेशन। अगर उसे शुरू में ही ऐसा लगता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। इसमें सारा का सारा वो प्रोसीजर है। अगर प्रोवाइडेड फर्दर में जो अमेंडमेंट हुई उसमें फर्दर दैट द रिलेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्ट इन द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ चॉइस हर चॉइस एज फार एज प्रैक्टिकल बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर इन ए प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्डियन और ए नियर रिलेटिव सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी। अगर रेप केस कोई है तो वो उसके कोई स्टेटमेंट लिखने हैं तो विक्टिम के घर ही जाएंगे, या विक्टिम का ऐसा कोई जगह है जहाँ पे विक्टिम को लगता है उसके लिए ठीक है तो वहाँ पे जाएंगे, या प्रैक्टिकल है जो पुलिस ऑफिसर कहे भी इस जगह पे अच्छा है लिखने के लिए, सुटेबल प्रॉपर जगह है तो वहाँ पर उसको लिखा जा सकता है। उसके बाद रिपोर्ट हाउस सबमिट कैसी रिपोर्ट 158 में 160 में है रिक्वायरमेंट ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। पूरा कॉग्निजेंस ऑफेंस में अब पावर क्या है वो जानने के बाद, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है वो जानने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद अब पुलिस ऑफिसर्स जिसको भी उस केस के जो फैक्ट हैं वो पता है तो उसको वो अटेंडेंस के लिए या उसकी विटनेस के लिए उसे बुला सकता है। इसमें कंडीशंस हैं ये लिखी हुई हैं। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर द चैप्टर में बी ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी ऑफ पर्सन बीइंग विद इन ए लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी ऑफ एडजॉइनिंग स्टेशन हु फ्रॉम the information given or otherwise appear to be acquainted with the fact and circumstances of the case and such person shall attend a required। उसके provided that no male person under the age of 15 year or above the age of 65 year or a woman or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at a place other than a place in which such male person or woman resides। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में रूल्स टू मेड ऑन बिहाफ provided for the payment for the police officer to reasonable expenses of every persons in which section be called by the police officers। उसके बाद 161 CRPC एग्जामिनेशन और विटनेसेस बाय द पुलिस। अब उसको बुलाने के बाद उसका एविडेंस लिया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा कैसे। Any police officer making an investigation under the chapter and a police officer not below the rank as state government may by journal or special order prescribed in this behalf acting as a requisition of such officer may examine oral or a person supposed to be acquainted with the fact and circumstances of the case। Such person shall be bound to answer truly all the questions relating to the such case put in him such officer other than question he answered to which would have been tendency to expose him to criminal charge to the penalty of the forfeit। ये है 161 का 2। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन उसे लगता है कि वो उसको वह एक्सपोज हो जाएगा उस क्राइम के लिए तो उसके लिए वो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो लाइबल नहीं है, उसको उसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और जो आर्टिकल 23 में भी यही दिया गया है कि सेल्फ इंक्रीमेशन के लिए कोई बाउंड नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए। The police officer may reduce in writing any statement made to him in course of examination under section। If he does so, he shall make a separate and a true record of a statement each person whose statement is recorded, provided the statement made under the subsection may also be recorded by audio or electronic means। अगर वो स्टेटमेंट अगर हमने 154 154A 354 या अगेंस्ट वुमेन दी क्राइम है, ये जो सेक्शन दिए गए हैं इसमें उनके हैं तो अटेंड शैल बी रिक्वायर्ड बाय दी वुमेन पुलिस ऑफिसर्स ही उसमें सारी कार्रवाई उसमें करेंगे। 162 में है कि स्टेटमेंट टू द पुलिस नोट टू बी साइन यूज़ ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, क्या इसकी एविडेंट वैल्यू है और किस तरीके से है इसमें ये बताया गया है। तो इसमें है नो स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द चैप्टर शैल इफ रेड्यूस इन राइटिंग बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इन नोर शैल
any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise any part of statement recorded used for any purpose save and herewith provided at any inquiry and trial in respect of offences under investigation at the time when the statement was made, provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or a trial whose statement has been reduced in writing aforesaid as the part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the manner प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 इंडियन। इसमें लिखा गया है जी क्रॉस एग्जामिनेशन, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो अगर वो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसमें 145 में उसको दिया गया है, उसका प्रोसीजर इसी तरह से उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद है किसी को नो इंड्यूसमेंट टू ऑफर्ड कर सकते हैं, नो पुलिस ऑफिसर आर ए पर्सन इज ऑथराइज्ड शैल टू मेक एंड कास्ट टू ऑफर्ड एंड मेड any such inducement threat or promise to make mention in section 24 of Indian Evidence Act, जो कन्फेशन के लिए में जो दी गई है 24 और 25 में जो है वो उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। बट नो पुलिस ऑफिसर आर शैल प्रिवेंट बाय एनी क्वेश्चन आर ए अदरवाइज एनी पर्सन हु मेकिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर द चैप्टर एनी स्टेटमेंट विच ही मे बी डिस्पोज टू मेक हिम हिज ओन फ्री विल। अब है कन्फेशन 164 में कन्फेशन का प्रोसीजर है, और कन्फेशन के प्रोसीजर के साथ साथ इसमें ये भी लिखा गया है कि उस सबसे पहले कोर्ट यह है मजिस्ट्रेट यह है पूरा सेटिस्फाई होंगे कि जो कन्फेशन हुआ है फ्री विल से है, उस पर किसी का फोर्स नहीं है, उसी के बाद ही वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए उसको ये बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है आप देने के लिए बाउंड नहीं है, अगर आप देते हैं तो ये स्टेटमेंट आपके खिलाफ भी यूज की जा सकती है। ये सब उसको लिखना पड़ेगा, जैसे कि पैरा नंबर 4 में नीचे जो दिखा गया है इसमें, जैसे ये यहाँ पे है, जैसे ये वाला हिस्सा है जो इसमें आई हैव एक्सप्लेन टू नेम एंड दैट इज़ नॉट बाउंड टू मेक ए confession and that if he does so any confession he make may be used as evidence against him, and I believe that his confession was a voluntary made, it was taken in my presence and hearing and was read over the person making it and admitted by him to be correct and it contain a full and the true account of the statement made by him। अगर उसके बाद 2013 में एक अमेंडमेंट हुई, इसमें 5A में लिखा गया है कि इट इज़ ए पनिशेबल अंडर, जैसे कि सेक्शन 354, 54A, 354B, ABD, 376 ABCD, E और सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 5 एज सुन कमीशन ऑफ ऑफेंस इज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इट टेम्परली और परमानेंटली मेंटेन फिजिकल, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट शैल टेक ए असिस्टेंस, उसके लिए कि असिस्टेंट अपॉइंट करेगा, एक एजुकेटर अपॉइंट करेगा उस स्टेटमेंटों को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन इन मेकिंग ए स्टेटमेंट एज ए टेम्परेरी एंड परमानेंटली मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल स्टेटमेंट मेक बाय पर्सन इंटरप्रेटर एंड स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अगर उसकी जो स्टेटमेंट है, अगर फिजिकल मेंटली की जो स्टेटमेंट है किसी एजुकेटर के द्वारा या इंटरप्रेटर के द्वारा उसको प्रोवाइड किया गया तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन कन्फेशन के अंदर लिखी जाती हैं। उसके बाद है कि 164A के अंदर जो मेडिकल और विक्टिम रेप है उसका मेडिकल किया जाएगा विद इन ए 24 आवर करना चाहिए, और उसके लिए जो उसका नाम DNA सभी प्रोफाइल से उसकी भेजी जानी चाहिए, और वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और वुमेन के द्वारा किया जाना चाहिए। 167 CRPC और मजिस्ट्रेट पावर एंड ऑर्डर्स क्या हैं इसमें 167 में वो दी गए हैं, और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से प्री और मेन हर बार ये क्वेश्चन आना ही आना है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन ए 24 आवर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर्स। Whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that an investigation cannot be completed within a period of 24 hour and fixed by section 57 में जो दिया गया है कि 24 आवर के अंदर नहीं होती है, there was a ground to believe that the accusation and information well founded and the official in charge of the police station, the accusation and information as well founded, the police officer charge of a station, the police officer making the investigation, he is not below the rank of sub inspector shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of entire diary thereafter prescribed relating to the case and shall at the same time to forward accused to the such magistrate। अरेस्ट करने के 24 आवर का उसको पेश करके इन्वेस्टिगेशन के मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, 157 में दिया ही गया है। सेकंड में है
द मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज इज़ फॉरवर्डेड अंडर द सेक्शन, जब उसको उसके पास प्रेजेंस किया गया तो सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट ए टर्म नोट एज सिगनिंग 15 डे इन ए होल, एंड if he has no jurisdiction to try the case and committing for a trial consider further detention unnecessary, he may order to accused to forward a magistrate having the jurisdiction। नंबर 2, किसी भी अगर मजिस्ट्रेट 15 डेज़ की जो डेट लगाता है जुडिशियल के लिए, और उसके बाद उसको पहली बार तो उसे ड्यूटी एज ए ड्यूटी उसको पेश कर दिया, अगर वो उसकी पावर नहीं है तो उसको जो एज ए जुडिक्शन जब भी है उसके लिए उसमें वो ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट बेल, कब कब डिफ़ॉल्ट बेल की कंडीशंस क्या क्या हैं और मजिस्ट्रेट्स में क्या ऑर्डर करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट नंबर, द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज दैट द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज दैन इन ए कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 15 डे ही is satisfied that the adequate ground exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of a accused person in custody under the paragraph of a total period of exceeding 90 days, where the investigation relating an offence punishable with the death, imprisonment of life, imprisonment of a term not less than 10 year है, तो उसमें 90 डेज़, उसके बाद 60 डेज़ हैं, और अदर केसेस में 60 डेज़ में वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और उससे ज़्यादा वह डिटेंशन नहीं कर सकता अगर वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है इन डेज़ में। ये सारी कंडीशन 167 में भी क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं, कब कब ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, और इसमें ये भी है जो 15 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी है, अगर किसी भी एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट की जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास रखा जाता है तो उसकी सिर्फ पावर, जैसे कि 2 में लिखा गया है इसमें, ये 2 पार्ट में, कि अगर मैं पढ़ देता हूँ एक बार, नोट विद anything contained in subsection and offer a charge of police station, the police officer making the investigation he has not below the rank of sub inspector may, where a judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate on the whom a power of a judicial magistrate and metropolitan magistrate have been confirmed as case of entry in a diary thereafter prescribed relating to the magistrate, and thereupon the executive magistrate may reason to be recorded in writing authorized to detention of the accused person in such a case custody he may think fit for a term of not exceeding 7 days। मतलब कि जैसे जो पावर्स मजिस्ट्रेट की 15 दिन के लिए कस्टडी में भेजने की है, वही पावर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की केवल 7 दिन है, उसके ज़्यादा उसे मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज सकता। ये सारी कंडीशन इसमें आने के बाद अब बात आती है पुलिस डायरी क्या है। उसके अंदर पूरी नंबरिंग होनी चाहिए, सभी डिटेल उसमें लिखी जाती है, 161 के बयान सभी की डिटेल उसमें होनी चाहिए। उसके बाद है जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्या उसको एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ है जो पैरा नंबर 3 है, इसमें हमारा वो क्वेश्चन बनता है, नाइदर द अक्यूज नोर हिज अगेंस्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर हिज डायरी, नोर शैल ही or they be entitled to see them merely because they are referred by the court, but किन कंडीशन में, but if they are used for the police officer for made him to refresh his memory, or if the court use for the purpose of contradicting such police officer the provision of section 161 or section 145 as the case may be for Indian Evidence Act shall apply। इस कंडीशन में हम उस डायरी का अपनी स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पुलिस रिपोर्ट, 173 के अंदर पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट पुलिस रिपोर्ट बनती है। उसके अंदर सभी पार्टी इन्फॉर्मेशन, सभी प्रकार की जो एविडेंस उन्होंने उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स जो केस के साथ लगते हैं, केस के साथ वो सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्सन को या तो एक्यूज्ड बनाते हैं, कन्विक्टेड बनाते हैं, या उसको एक्विटल बनाते हैं, अगर वो हैं तो सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगे होने चाहिए इन सभी के साथ। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है री एग्जामिनेशन, री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो मैं बता दूं तो री इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोसीजर हमारे सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर हमारे में है जो 173(8) एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन हुआ है वो 156(3) में दिया गया है, और उसका प्रोसीजर 190 में दिया गया है सीआरपीसी में। वो सब
हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो हम 156(3) की वो पावर और 190 में उसका प्रोसीजर और 173(8) का ये पार्ट उसमें लिख सकते हैं। क्या कहता है पार्ट 8, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस आफ्टर ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन 2 हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू दी मजिस्ट्रेट। 173 के सेक्शन 2 में जब सभी डॉक्यूमेंट के साथ अगर उसे भेज दिया गया है तो एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन obtain further evidence oral and documentary, he shall forward the magistrate a further report regarding such evidence in a form prescribed, and procedure and provision of subsection 2 to 6 shall as far as may be apply in a relation to such report or a reports as they apply to relation to a report forward under section subsection 2। तो उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या है? 174 के अंतर्गत पुलिस इंक्वायर एंड रिपोर्ट इन सुसाइड केस में जब इंक्वायर करती है, वो सारी कंडीशनें इसमें लिखी गई हैं। कब माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट, इसकी इंक्वायरी सबसे पहले कैसे होती है? व्हेन ए पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड सम अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली इम्पार्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन बिहाफ ऑफ ए इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज बीन कमिटिंग सुसाइड एज ए किल्ड बाय द अनदर एंड बाय द एनिमल बाय द मशीनरी बाय एनी एक्सीडेंट हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस राइजिंग ए suspicious that some other person be committing offence, he shall immediate give a intimation thereto for nearest executive magistrate empowered to hold inquest। मतलब कि अब अगर किसी सस्पिशियस है तो वो मजिस्ट्रेट के पास उसकी कॉपी नहीं भेजेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इस इंक्वायरी के बारे में भेजेगा। Power to hold the inquest and unless and otherwise decided by the rule prescribed by the state government by any general or special order of a district or a sub-divisional magistrate shall proceed to the place where the dead body deceased person is and there is a presence of 2 or more respective inhabitants of the neighborhood shall make investigation and draw up a report of apparent cause of death। और उसके लिए क्या क्या उसे इंजरी हुई है, उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज सकते हैं, उसकी एफएसएल के लिए भेज सकते हैं और उसकी कंडीशन जान सकते हैं भी कैसे हुई है भेजने के लिए। 175 में पावर टू समन पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 जब वो करती है तो किसी व्यक्ति को जो उस फैक्ट के बारे में, उसकी डेथ के बारे में अक्वेंटेड विद द फैक्ट है, उसको समन कर सकती है। और 176 में इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट इनटू द काज ऑफ डेथ, इसमें है अब कि कब मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी कर सकता है। when the case is of the nature referred by the clause 1 or a clause 2 और subsection 3 of section 174 में nearest magistrate imparted with the whole inquest shall in any other case mentioned in subsection 1 का 174 में मजिस्ट्रेट टू empowered may hold an inquiry case of a death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer. If he does so, he shall have all the power to conduct it which he would have holding an inquiry into the offence। कब? Any person die and disappear, rape is alleged being committed any woman, where such person is a woman in a custody of a police। अब ये जो पर्सन है जो डाइड हुआ है, डिसअपियर हुआ है, इन दी कस्टडी ऑफ ए पुलिस है, तो एक मजिस्ट्रेट इसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद लास्ट है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला डिफरेंसेस तो सेक्शन का है, सीआरपीसी में वो 2G में दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन 2H में दिया गया है। इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट होती है और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस होती है। उसके बाद इंक्वायरी रेफर प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा, जुडिशियल कैन नॉट बी ए जुडिशियल। अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो, जो इंक्वायरी है वो आइदर भी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नॉन जुडिशियल प्रोसेस नहीं हो सकती। और प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी एंड सेक्शन 176 इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ डेथ इज एन इंक्वायरी, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो 176 में एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।
और जो पब्लिक एंड इक्वलिटी और ऑर्डर एंड इक्वलिटी में, पब्लिक एंड ऑर्डर एंड इक्वलिटी में जो किया जाता है, जो चैप्टर 10 में है IPC के, उसकी अगर इंक्वायरी है वो सब इंक्वायरी के अंदर आता है। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व है, रिपोर्टिंग ऑफ ए इंसिडेंट ऑफ ए क्राइम एज सर्टेन द फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसिस एंड डिस्कवरी ऑफ द अरेस्ट एंड सस्पेक्टेड पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर इसे सेंड करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अंदर वो मेन एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन भी आपको दे दिए गए हैं जो मेन आते हैं, और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का जो डिफरेंसेस नहीं मिलता वो भी मैंने लिखकर आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब धन्यवाद।